मोशन के दो टाइप्स हैं, पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वन बाय वन हम दोनों को डील करेंगे। चलते हैं पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जानने से पहले आपको याद रखना चाहिए, इसमें जो होता है स्पीड जो होता है, पार्टिकल जो मूव करता है जिस स्पीड से, वो स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, यानी ये वेरी नहीं करता है। और ये स्पीड जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी पार्टिकल का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के इक्वल है। तो यही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सबसे मेन पॉइंट है। लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स है जिसको हम सर्कल पे मूव करते हुए समझ सकते हैं। मान लिया कोई पार्टिकल इस सर्कल पे मूव कर रहा है, तो इस सर्कल का ये सेंटर हुआ, ठीक है। सपोज यहाँ पर पार्टिकल पॉइंट 1 पे इसके पास v1 वेलोसिटी है और यहाँ पर पॉइंट 2 मान लिया, तो यहाँ पर v2 वेलोसिटी है, ठीक है। और सपोज यहाँ पर पार्टिकल थर्ड पॉइंट पे आ गया, तो इसके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v3। 1 2 की जगह पर आप ए बी सी भी ले सकते थे, ठीक है। तो पॉइंट 1 पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 से और पॉइंट 2 पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ पर बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये भी कांस्टेंट होगा, स्पीड भी कांस्टेंट होगा। तो यानी सभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर अलग अलग है। क्यों है, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन बदलने पर वेक्टर भी बदल जाता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इधर इधर है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर तो सेम नहीं है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी जब चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन भी होगा। एक्सीलरेशन तो होगा, वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा या किस डायरेक्शन में लगेगा, उसको भी देखेंगे इसी में। तो सबसे पहले, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे R1 R2 R3। याद कीजिए आप वेक्टर चैप्टर से, R1 क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर का काम होता है पार्टिकल का पोजीशन बताना किसी रेफरेंस पॉइंट से। अक्सर हम रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट कौन होगा, सर्कल होगा, सेंटर होगा। तो इसको R1 को क्या बोलेंगे, R1 को बोल सकते हैं हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट 1। उसी तरह से R2 को बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है, जिस पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है। तो R2 को आप लिख सकते हो, खुद लिख लो। और R2 क्या जाए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट 2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, समझो इसको, लिखो, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या एक होगा क्या अलग अलग होगा, तो मेरा आंसर होगा अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ से सेंटर से इस तरफ है, यहाँ से सेंटर से उस तरफ है, हर पॉइंट के लिए अलग अलग है। ये भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। R3 वेक्टर भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। R4 भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। बट इनका मैग्नीट्यूड जो होगा सबका सेम होगा। क्यों होगा, लास्ट में समझ में आएगा, देखिए क्यों। सबका मैग्नीट्यूड लेंगे तो रेडियस ये R होगा, जो कि रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा सभी पोजीशन वेक्टर का, क्या, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टरली सब अलग अलग है। और उसी तरह से वेलोसिटी वेक्टर भी जो है वो इक्वल नहीं है, यानी v1 इज नॉट इक्वल टू v2 इज नॉट इक्वल टू v3 एंड सो ऑन। बट इन सभी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, यानी एक होगा, एक जैसा होगा। और वो क्या हो जाएगा, v के इक्वल होगा। यही क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। सब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है और वो स्पीड के इक्वल टू है। तो वेलोसिटी तो अलग अलग है, इसका मतलब हो गया जो जब वेलोसिटी अलग अलग है तो एक एक्सीलरेशन भी होगा। तो वो एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे, उस एक्सीलरेशन का नाम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और उसका डायरेक्शन सेंटर के टुवर्ड रहता है हमेशा, चाहे यहाँ पर हो, चाहे पार्टिकल यहाँ पर हो
और इस वेलोसिटी से घूम रहा हो, तो सबका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर, और उस वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का क्या नाम होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। तो एक एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर। तो एक्सेलरेशन क्यों होगा, बच्चे कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं, जब स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कहाँ होता है, तो बच्ची वाली बात है, ठीक है, बच्चे वाली बात है। तो यहाँ पर आपको दिमाग में रखना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, बट उसका डायरेक्शन बदल रहा, जिसके कारण एक एक्सेलरेशन होगा। जिस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सपोज दैट पार्टिकल यहाँ पर v1 इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर v2 इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर v3 इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, आप जानते होंगे, और ये क्या होगा, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कारण एक एक्सेलरेशन इधर लगता है a1, और इधर भी लगता है a2, और इधर भी क्या लगता है a3, ठीक है। तो इस केस में a1 जो है a2 के इक्वल होगा और a3 के इक्वल होगा, और इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, ठीक है, और कांस्टेंट होगा। और ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाय r, v² बाय r, जहाँ पर वेयर v इज क्या, v इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होता है इसका मैग्नीट्यूड, और ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, क्योंकि एक डायरेक्शन सेम रहता है, कहीं भी जाए पार्टिकल का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होगा, इसीलिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर भी कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू v² बाय r। तो हम इसको आगे डील करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमने देख लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहता है, और एक एक्सेलरेशन होता है जिसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होता है, ठीक है, और उसका वैल्यू आता है v² बाय r। v क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, या कर्व पाथ रहेगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो। रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बारे में जानते हैं। तो सपोज किसी सर्कल पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, एट t1 इक्वल टू 0 इसका स्पीड v था, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो t इक्वल टू t2 इक्वल टू 0 इसका स्पीड v मान लिया। तो इस दरमियान ये सर्कल पे कुछ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, t2 इक्वल टू t टाइम पे। तो एंगुलर डिस्टेंस कितना हो गया, थीटा हो गया, क्योंकि इतना टाइम में ये इस पर थीटा एंगल बनाया, और थीटा किस में रखेंगे इसको, रेडियन में। रेडियन में अभी तुरंत इस पर जिक्र करेंगे। और तो एंगुलर स्पीड कितना हो गया, एंगुलर स्पीड हो जाएगा एंगुलर डिस्टेंस और टाइम के डिवाइडेड बाय टाइम, और एंगुलर स्पीड को ओमेगा लेटर से लिखते हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्टेंस कितना है, थीटा, इसको ऐसे लिखते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको, इन डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, ठीक है, जहाँ पर थीटा किसका होगा, थीटा इज फंक्शन ऑफ टाइम होगा। इसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है, डी थीटा बाय डी टी, ओके। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन हो जाएगा थीटा बाय, तो थीटा का कितना होता है, थीटा का होता है यूनिटलेस
तो उसको 1 ले लेते हैं और डिवाइड बाई टी का टाइम, तो क्या हुआ टी इनवर्स। ठीक है, तो एंगुलर स्पीड का डायमेंशन क्या हो गया टी इनवर्स, यानी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होते हैं, इसीलिए इसको आगे पढ़ोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और एवरेज एंगुलर स्पीड को हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ये हुआ एवरेज एंगुलर स्पीड। ठीक है, टोटल एंगुलर डिस्टेंस डिवाइड टोटल टाइम, तो ये हुआ। और अब इसका दूसरा पढ़ते हैं, उससे पहले रेडियन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और रेडियन क्या होता है? रेडियन है एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो प्लेन पे कंस्ट्रक्ट हो दो लाइन के बीच का। ठीक है, तो एसआई यूनिट, रेडियन इज एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ठीक है, 1 रेडियन को आप कैसे डिफाइन करते हो? तो 1 एंगल को आप डिफाइन इस तरह से करते हो, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क whose length is equal to radius of circle। यानी एक रेडियन वो एंगल है जो किसी आर्क लेंथ के द्वारा बनता है। मान लेते हैं ये ए और बी एक आर्क लेंथ है और ये लंबाई एल है। ये थीटा 1 रेडियन तब होगा, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन तब होगा जब ये एल का भी लंबाई जो होगा वो इस रेडियस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 1 रेडियन कब होगा? जब इफ़ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस के बराबर हो तब उसको बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है, और एक रिलेशन आप जानते होंगे, थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाय आर रेडियन। एक्चुअली ये इसी से आया है। तो अगर थीटा 1 रेडियन कब होगा? जब ये एल बराबर आर हो जाएगा। ठीक है, तो आर कट जाए तो क्या हो जाएगा? 1 रेडियन हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखोगे। और ये भी लिख लीजिए आप, पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये होगी आपको रिलेशंस। अब रिलेशन बिटवीन, चलिए तब रिलेशन बिटवीन इसी स्लाइड पे कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड, इस पे यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल है इस पॉइंट पे t इक्वल टू 0 पे, t1 इक्वल टू 0 पे और t2 इक्वल टू t पर यहाँ पहुँच गया। ये आर्क लेंथ कुछ सबटेंड क्या होगा? ठीक है, ये थीटा है तो ये कुछ आर्क लेंथ बनाया होगा l, और यही आर्क लेंथ इस पर थीटा एंगल सबटेंड क्या होगा? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगुलर लीनियर स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो v इक्वल टू, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आर्क लेंथ के इक्वल टू टाइम t लिया, तो फिर इसको थीटा इंटू आर कर देते हैं डिवाइड बाई टी। थीटा इक्वल टू आर कहाँ से आया? तो थीटा इक्वल टू अभी वहाँ देखिए एल बाई आर, तो एल इक्वल टू कितना हो गया? थीटा इंटू आर हो गया। तो एल की जगह पर हम थीटा इंटू आर दे दिया, तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर इंटू थीटा बाई टी। ठीक है, चेहरा दिखाने से नहीं, यहाँ काम करने से। ठीक है, आप इसको नोटबुक पे उतारते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, क्योंकि मोबाइल से ही बना रहा हूँ। भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर इंटू ओमेगा हो जाएगा। थीटा बाई टी क्या होगा? ओमेगा हो गया। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे।
ठीक है, तो यही हुआ रिलेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे फिर बात करते हैं। तो इस स्लाइड में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डील करेंगे। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज के कारण एक एक्सेलरेशन होता है जिसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। तो उस एक्सेलरेशन का नाम दिया था हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो चलिए इस वीडियो में हम उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वी जहाँ पर स्पीड है या मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है, और सेंट्रीपिट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन भी जो होगा वो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और नॉन यूनिफॉर्म में एक और एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम जानेंगे। पहले यहाँ की बात यहाँ पर करते हैं। तो सपोज दैट एक सर्कल है जिस पे पार्टिकल मूव कर रही है, उसका सेंटर है, और हम इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड से बनाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत आसानी से समझने के लायक होगा और समझ सकते हो। मान लेते हैं हमारे पास दो क्लोज पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो बहुत क्लोज है, तो यहाँ पर सपोज दैट वेलोसिटी है VV वेक्टर इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर जो है, और ये पॉइंट A है, ये B है, तो ये पॉइंट हम ठीक है, और ये पॉइंट A है, तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर A इस डायरेक्शन में हो। तो हम जानते हैं जब ये A और B कंसीडर टू पॉइंट, कंसीडर पॉइंट A and B आर वेरी क्लोज, जब ये दोनों बहुत क्लोज रहेंगे तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होगा, और ये इसका सेंटर है। अगर हम इसको मैग्नीफाई व्यू करें तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट A हो जाएगा और यहाँ पर पॉइंट B हो जाएगा। इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट बनाते हुए, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा VB, ठीक है। तो इसका सेंटर होगा कहीं पे, मान लेते यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। और ये जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस R है, और यहाँ पर थीटा जो है बहुत छोटा थीटा है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नीफाई व्यू कर रहा हूँ मैं, मैग्नीफाइड व्यू, ठीक है। तो मैग्नीफाइड व्यू में बात कर रहे हैं। अब इसके वेलोसिटी वेक्टर A और वेलोसिटी वेक्टर B के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। तो टेंजेंट रेडियस से कितना बनाता है, 90 डिग्री। ये भी टेंजेंट कितना बनाएगा, 90 डिग्री, और ये थीटा है, लेकिन इसके और इसके बीच में एंगल क्या होगा, यही समस्या है, ठीक है। तो अगर हम इसके बीच में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल निकालना है। ये एंगल निकलेगा कैसे, ये सोचना है, ठीक है। अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो 90 है ही, तो 90 प्लस थीटा प्लस 90 प्लस इसका मान लेते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस यहाँ का 90 प्लस यहाँ का 90 और प्लस थीटा, 4 एंगल मिल गया, 1 2 3 4, तो इसका सम कितना होगा 360 क्वाड्रिलेटरल का। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया 90, 180 माइनस थीटा हो गया। अल्फ़ा 180 माइनस थीटा है, ये एंगल अल्फ़ा 180 माइनस थीटा है, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ का एंगल पता चल गया, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। क्यों हुआ, क्वाड्रिलेटरल से यहाँ का अल्फ़ा निकाल लिया, और ये लीनियर पेयर बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ये भी। तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर A एंड वेलोसिटी वेक्टर BB इज कितना, थीटा। तो हम जानते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा,
फिर एक ही एक्सेलरेशन होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो सिर्फ एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इन फाइनल माइनस इनिशियल और डिवाइडेड बाय कितना, टाइम। तो ये एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है, अब इसको जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों तरफ मोड़ लेंगे। तो टाइम तो कांस्टेंट है तो 1/t ले लेते हैं, लेकिन ये वेक्टर है तो इसका मोड क्या हो जाएगा, मान लिया इसका मोड a है और इसका मोड कितना हो जाएगा, पैरेललोग्राम लग जाएगा और VB स्क्वायर प्लस और VA स्क्वायर और माइनस 2VB इंटू VA और cos 180 डिग्री और थीटा है सिर्फ। A और B के बीच में एंगल कितना है, A और B के बीच में थीटा निकला, अल्फा इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या निकला, निकल गया ये। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो हम इसको मोड निकाल लिए तो जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ से इतना होता है। ठीक है, अब जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/t, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। तो 2v स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब जो है 2v स्क्वायर और माइनस ऑफ 2v स्क्वायर इंटू कोस थीटा। तो a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू हो गया 2v स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो गया 2v, 2 रूट से बाहर निकल जाएगा, v स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 होगा। क्योंकि ये जो है थीटा जो बहुत छोटा है, पढ़िए फिर से, एंगल बिटवीन थीटा इज वेरी स्मॉल। क्यों वेरी स्मॉल है, यहाँ पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों क्लोज है। तो ये थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 क्या होगा, थीटा बाई 2। तो ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, भी थीटा। आप पता नहीं शुरू में पढ़े हो कि नहीं, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो क्या होता है, इस केस में होता है साइन थीटा का वैल्यू जो है वो लगभग थीटा हो जाता है, टेन थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, और कोस थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल हो जाता है। इसीलिए हम साइन थीटा बाई 2 को क्या लिख दिया, थीटा बाई 2। तो 2 कैंसिल हो गया। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू v इंटू थीटा और v इक्वल टू हम जानते हैं ओमेगा इंटू r। ठीक है, और यहाँ पर 1/t तो छूटा हुआ है इसके साथ में, तो 1/t करते चलते हैं। 1/t यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पे t। तो हम जानते हैं v इक्वल टू ओमेगा इंटू r। तो अगर हम v इंटू थीटा बाई टी करेंगे तो v इंटू क्या आ जाएगा, ओमेगा। ओमेगा क्यों आएगा, थीटा बाई टी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड। ठीक है, अब इसको और आगे अगर बढ़ाएं तो ओमेगा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, v बाई आर। तो हमारे पास a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर। यही हमारा क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो चलिए इस स्लाइड पे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डील करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर के इक्वल होता ही नहीं है, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म हो। और साथ में इस बार इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है, छोटा है या बड़ा है लेकिन इक्वल, मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है। तो इस बार आपको अंदाजा लग गया होगा
इसके कारण भी एक एक्सेलरेशन आएगा और इसके कारण भी एक एक्सेलरेशन आएगा। तो डायरेक्शन के कारण आएगा आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इसके कारण एक एक्सेलरेशन आएगा, नया एक्सेलरेशन जिसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसके कारण आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इससे कौन एक्सेलरेशन आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, यह आएगा v²/r। और इसके कारण भी आएगा एक एक्सेलरेशन जिसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है एक्चुअली dv/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड के कारण एक एक्सेलरेशन आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो टेंजेंट के लोग में काम करेगा। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। सपोज ये पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी इस पॉइंट ए पर या 1 पॉइंट जो भी पॉइंट है इस पे v है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा v, और इसका मैग्नीट्यूड जो है इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। ये v क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंक्रीज कर रहा है और ये v जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। तो इसका इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन किस तरफ लगता है? जिधर वेलोसिटी इंक्रीज करता है, चेंज करता है, उसी तरफ लगता है। डिक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन किधर लगता है? पीछे। तो ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता है, तो टेंजेंट के लोग में लगता है और टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ। तो ये वेलोसिटी क्या बोल सकते हो? टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल सकते थे। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के या तो सपोर्ट करेगा या तो उसको मतलब डी एक्सेलरेट करेगा। तो इंक्रीजिंग में उस तरफ लगेगा और एक डायरेक्शन के चेंज के कारण एक एक्सेलरेशन लगता रहेगा। क्या होगा वो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल मतलब रेडियस के अलोंग में है, नॉर्मल मतलब जो 90 डिग्री पर है, इसीलिए इसका 3 नाम होता है। अगर सपोज दैट इसी केस में पार्टिकल का वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में रहता यानी मैग्नीट्यूड, लेकिन ये डिक्रीजिंग में रहता, ये घटता रहता, तब क्या करते हैं? तब एक्सेलरेशन किधर लगता? तो एक्सेलरेशन इस बार 80 इस तरफ लगता है क्योंकि वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये टुवर्ड द सेंटर ही रहेगा। तो इस बार जो हम देख रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन, तो इस केस में नेट एक्सेलरेशन किधर होगा? वेक्टर सम होगा। तो इसके पैरेलल में खींच लेते हैं, ऐसा है तो कुछ ये ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन किधर होगा? डायगोनल देगा इसका, तो इसको बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? नेट एक्सेलरेशन हो गया, अगर इसको मैं, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है दोनों, ये लाइन AT और AC 90 डिग्री पर है, तो एक को अगर x एक्सिस मानेंगे दूसरा को y एक्सिस मानना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? AC I कैप AT J कैप, और ये वेक्टरली ऐसा हुआ। तो इसको हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या लिखेंगे? AC का स्क्वायर AT का स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v²/r का होल स्क्वायर, और AT को लिख सकते हैं dv/dt का होल स्क्वायर, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होता है ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन आता है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा? इसके पैरेलल में खींच लेते हैं। ठीक है, तो इधर कितना हो गया? ये हो गया। तो इस बार इसका क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा? AC I कैप AT, इसको माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर भी रिजल्ट वही आएगा J कैप। तो यहाँ पर A वेक्टर क्या हो जाएगा? A वेक्टर हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस और माइनस तो खा जाएगा इसका स्क्वायर,
यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड पे ए सी स्क्वायर ए टी स्क्वायर, तो सेम रिजल्ट आएगा इसमें भी। तो इस तरह से हम नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा किसके साथ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ, नेट का कि टेंजेंशियल के साथ। नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसके साथ लोगे, तो मान लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ऐसी टेन अल्फा यहाँ क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन होगा रे भाई, ए टी डिवाइडेड बाय बी एस हो गया ए सी। तो अल्फा कैन बी रिटर्न एज टेन इनवर्स ऑफ ए टी बाय ए सी। तो ये डायरेक्शन भी हो गया, रिजल्टेंट इतना, डायरेक्शन उस रिजल्टेंट का इतना, किसके साथ, तो विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना डायरेक्शन बनाएगा रिजल्टेंट। तो इस तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डील करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप याद रखोगे टेंजेंशियल वेलोसिटी आता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी ए टी, और भी क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसका हम एक एग्जांपल लेके इसको और समझते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए कुछ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम कह रहा है ये पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर at a speed that uniformly increases. Find the angular acceleration of particle if its speed changes from 2 meter per second to 4 meter per second in 4 सेकेंड। ठीक है, तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसका एनालॉग है डी ओमेगा बाय डी टी, इसी को निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी को प्रोसीड करें फर्दर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो ओमेगा इंटू आर जो हुआ, डिफ्रेंशिएशन में एक को रोकेंगे एक को चलाएंगे। पहले मान लेते हैं आर को बाहर निकाल दिया, तो डी ओमेगा बाय डी टी। अब किसकी बारी है, ओमेगा की बाहर निकलने की, तो डी आर बाय डी टी। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो कांस्टेंट हो गया, वो टर्म जीरो हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। तो हमारे पास ए इक्वल टू क्या बचा, ए इक्वल टू बचा आर इंटू ये क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या देगा, अल्फा देता है, अल्फा देता है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा। और ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे देगा, सेंट्रीपिटल तो देगा नहीं, आर इंटू अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी बाय आर। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या सब इसके लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी बाय डेल्टा टी, या डी वी बाई डी टी भी लिख सकते थे, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो उसको क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, मान लिया डी वी बाई डी टी डिवाइडेड बाय रेडियस, तो 1 बाय आर, इसको लिख सकते हैं V2 माइनस V1 और T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। तो रेडियस कितना है 0.5 और V2 कितना है 4, ये कितना है 2, और टोटल टाइम कितना है इसके बीच का, तो 4 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 2 1 मीटर पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो हमको अल्फा इक्वल टू क्या निकल गया, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, क्या सीखना तो देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन के थ्रू ही हम कुछ कुछ थ्योरी को समझाना चाहेंगे। ठीक है, आप बुक से भी डील करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गिवन क्या सर है, गिवन है रेडियस 2 मीटर और वेलोसिटी वेरिएबल है टाइम के साथ,
और हमको चाहिए AC क्या होगा, AT क्या होगा और नेट एक्सेलरेशन क्या होगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो AC 2 सेकेंड पे कितना होगा वो निकालना। तो सबसे पहले टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो v इक्वल टू हो जाएगा आपको t स्क्वायर 4 मीटर पर सेकेंड। तो AC डायरेक्टली निकल गया v स्क्वायर बाय r कितना है 2 है तो 16 8 मीटर पर सेकेंड AC निकल गया। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है AT, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता है डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये कितना है t स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2t, टाइम t 2 रख लेते हैं तो क्या होगा 4 मीटर। चलिए एक बार कर लें 2 इंटू 2 तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर्कल बना के समझ लेते हैं इसको। तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है और एक एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, इधर AT लग रहा है, इधर AC लग रहा है। तो दोनों का रिजल्टेंट या तो यूनिट वेक्टर लगा लीजिए या सिंपली पाइथागोरस से। ये पता है, ये पता है, तो ये पता है, ये पता है, तो ये निकल जाएगा रिजल्टेंट। इसका मोड निकल जाएगा। इसका मोड क्या हो जाएगा, ये नेट एक्सेलरेशन है तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर 90 डिग्री पर है, पैरेललोग्राम लगा लीजिए। AT इसका +0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा, अंडरस्टूड है ये। AC कितना 8 का स्क्वायर, AT कितना आ गया 4 का स्क्वायर, कॉमन क्या है 4, बचा क्या 2 का स्क्वायर, बचा कितना 1 का स्क्वायर, 4√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, समझिए, आसान था। पहले ये रिलेशन समझना आपको अच्छा से, ठीक है, उसका यूज कर लिया यहाँ पे 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।